नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए जसविंदर शर्मा जी की एक कहानी मेरे साजन है उस पार सुना रही हूँ। ये कहानी एक ऐसी सताई हुई औरत की कहानी है जिसने कि शादी के बाद अपने पति की बहुत सारी ज़्यादतियाँ और बेवफाई बर्दाश्त की और उसके बाद आखिर में वो उन्हीं की तरह बन जाने के लिए मजबूर हो गई। तो शुरू करते हैं कहानी मेरे साजन है उस पार। मुझे अपने बारे में कुछ कहने में बहुत असहज लग रहा है क्योंकि अब तक मेरा जीवन एक बंद किताब है। अपने बारे में सोच सोच कर मैं रोती रही हूँ, कुढ़ती रही हूँ, दुखी होती रही हूँ, मगर उसके बारे में सिलसिलेवार कहानी बनाकर कहना मुझे बहुत कठिन लगता है। मुझे किताबें पढ़ने का कभी शौक़ नहीं रहा। पहले फिर भी कोई पत्रिका पढ़ लेती थी, मगर शादी के बाद तो मैं अपने ही झमेलों में इतना त्रस्त और पस्त रही कि क्या पढ़ती और क्या लिखती। हाँ, एक बात अब मेरी समझ में आई है कि अगर मुझे लिखने, पढ़ने, संगीत, चित्रकारी या कोई अन्य शौक़ होता तो अकेलेपन का अब तक जो अवसाद और यंत्रणा मैंने झेली है वो शायद कम होती। मैं दूसरों में ही सुख ढूंढती रही। पहले मेरे लिए पैसे का बहुत आकर्षण था। लाखों रुपए पाने और खर्च कर देने के बाद मेरी समझ में आया कि सुख का असली खजाना तो कहीं और ही छुपा हुआ है। सारी उम्र में जिस असाधारण सुख की इच्छा व कल्पना करती रही वो दरअसल एक भ्रम ही था। असली सुख तो मन की शांति से ही पाया जा सकता है। मैं सारी बात पहले दिन से ही बताऊं तो ही ठीक रहेगा। मेरे पति सौरभ ने मुझे कभी ठीक से समझा ही नहीं। वो तो मुझे समझ गया, मगर मैंने उसका असली रूप पहचानने में बरसों लगा दिए। शादी के पहले साल में ही हमारी ठन गई थी। वो कभी मेरा पति बना ही नहीं और फिर भी मैं ही उससे बदला लेने पर उतारू हो गई थी। उसने मुझे रुसवा किया और मेरे सामने वो दूसरी औरतों के पीछे भागता रहा। मैं भी उसकी वफादार पत्नी नहीं रही। मैंने उसे खो दिया। उसे ये बात बहुत सालों तक पता ही नहीं चली कि उसकी कुछ भी नहीं रही। आपस में धोखा देने की एक गंदी रणनीतियाँ मैंने उसी से सीखी थी। मैं सोचने लगी थी कि अगर वो दूसरे औरतों के चक्कर में है, यहाँ तक कि अपनी ही सगी भाभी से उसके संबंध है, तो फिर मैं उससे पीछे क्यों रहूँ। मेरे पास तो उससे कहीं ज़्यादा मौके हैं, आज़ादी है और खाली समय है। मैं इस वहम में थी कि सौरभ सदा के लिए मेरे हुस्न के जादू में बना रहेगा, मगर वो तो कहीं ज़्यादा खाया खेला था। मुझ जैसी न मालूम कितनी सुंदर स्त्रियों का अंतरंग सानिध्य पा चुका था वो। एक बार मुझ बाबरी नादान छोटे शहर की कच्ची अनुभवहीन लड़की से कहाँ तसल्ली होती भला उसकी। वो मर्चेंट नेवी में सेकंड ऑफिसर था। जब हमारी शादी हुई थी तब मैं कॉलेज में थी। मैं ऊंची, लंबी, खिड़खिड़ करती और अलमस्त लड़की थी। मेरी ये इच्छा नहीं थी कि मेरी शादी किसी रईस घर में हो। मैं एमफिल करके कॉलेज में पढ़ाने का ख्वाब पाले बैठी थी कि घर वालों ने मेरा रिश्ता कर लिया। वे सौरभ की दौलत से प्रभावित हो गए थे। दिल्ली की मेरी डॉक्टर बुआ ने मुझसे कहा, देख रानी, तुम लोग छोटे शहर के हो। सौरभ का ख़ानदान काफ़ी बड़ा भी है और हमसे अधिक समृद्ध भी है। सौरभ 9 महीने समुद्र में रहता है और कहावत भी है कि एक नेवी अफसर की हर एक बंदरगाह पर एक परी इंतजार कर रही होती है। ऐसे में तुझे बहुत होशियारी से सौरभ को अपने प्रेम जाल में बांध कर रखना होगा। शादी के 2 महीने तक ही सौरभ ने मुझे भरपूर प्यार और तवज्जो दी। जब वो 9 महीने बाद छुट्टी पर आया तो उसका बदला हुआ रूप मेरे सामने आया। मेरे साथ किसी भी प्रकार की कोई चीज़ साझा करने के हक में वो नहीं था। वो कितना कमाता है, कहाँ उसने पैसे जमा कर रखे हैं और कहाँ निवेश किए हैं, ये बात वो घर में माँ बाप भाई को तो बताता, मगर मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझता था। अपने पिता और भाई से पूरा दिन सलाह करता रहता। अपनी माँ की तो आँख का इशारा समझता था। मैं इंतज़ार करती रहती कि कभी मुझसे भी वो घर के बारे में सलाह मशवरा ले या कोई दिल की बात शेयर करे। मेरे पास बस रात के ही समय आता, खूब शराब पीकर। शुरू में मैंने सोचा कि अपनी अदाओं और नाज नखरों से मैं उसे अपने वश में कर लूँगी, मगर वो बहुत चंट और अनुभवी था। जब बच्चे हो गए तब तो उसने खुलेआम मेरी उपेक्षा शुरू कर दी। प्रेम मनुष्य को भला आदमी बना देता है, मगर प्रेम के बदले अगर आदमी को उपेक्षा मिले तो वो भी अनंतता वैसा ही पतित हो जाता है। कुछ ही सालों के अंदर ही सौरभ मेरे हाथ से फिसल गया। मेरी बुआ ने कितना सही कहा था, वो अमीर रईस है और बिगड़ा हुआ है। पहले वो तुम्हें पालतू बनाएगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, फिर कुछ दिनों में तानाशाह बन जाएगा, तुम्हारे ख्यालों तक पर नियंत्रण करना चाहेगा। मैंने कई जादू, टोने व टोटके आजमाए, खुद को कुकिंग में दक्ष बनाया, नए फैशन के कपड़े पहनने शुरू कर दिए, बिस्तर में एक दासी की तरह उसके सामने प्रस्तुत होती रही, मगर सौरभ पर मेरा रंग न चढ़ पाया। उसने मेरा मासिक खर्चा बांधा हुआ था। मुझे उस घर में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। मायके के लोग मुझे सचमुच की रानी समझते थे और मैं थी भी। हज़ारों रुपए मेरे वैनिटी बैग में पड़े रहते।
कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुझे भी कोई दुख तकलीफ़ हो सकती है, मगर मैं ही जानती थी कि उस बड़े से समृद्ध घर में मेरी असली औकात क्या थी। मेरी स्थिति एक कॉल गर्ल से ज़्यादा नहीं थी। अपने पति से मुझे सिर्फ पैसे मिलते थे और बदले में मुझे उसके बिस्तर में उसके नीचे बिछना पड़ता था। मैं उसे इनकार नहीं कर सकती थी क्योंकि वो हर पहली तारीख को मुझे मोटी रकम देता था। मैं रानी थी, सिर्फ रात की रानी। दिन के उजाले में मेरे पति ने मुझसे कभी नहीं कहा कि चलो नई मूवी लगी है देख कर आते हैं, या एक साथ बाजार चलते हैं, या किसी हिल स्टेशन पर घूमने चलते हैं। वो हमेशा कहता, रानी मैं यहाँ 3-4 महीने सिर्फ रिलैक्स करने आता हूँ। वहाँ दिन रात उफनते साए साए करते गहरे काले समुद्र में दिन रात ड्यूटी करते करते बुरी तरह थक जाता हूँ। हर बार वहाँ वापस जाने को मेरा मन नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि इस बार यहीं कोई बिजनेस करूँगा। अब इस उम्र में मुझसे ये सब नहीं होता। 20 साल का था तब से इतनी जोखिम भरी नौकरी कर रहा हूँ। कई रातें जाग कर काटनी पड़ती हैं मुझे, बहुत ही कठिन ड्यूटी है मेरी। मैं बहस करती। मैंने और मर्चेंट नेवी अफसरों की पत्नियों से बात की है। उनके पति ऐसी शिकायतें नहीं करते। वे अपनी पत्नियों को पूरा समय देते हैं। वे दिन रात शराब में डूबे नहीं रहते हैं या गोल्फ खेलने के बहाने औरतबाजी नहीं करते। मेरी प्रॉब्लम कुछ और है, उनकी कुछ और। उनकी पत्नियां हो सकता है खिले चेहरे से उनका स्वागत करती हूँ। वे अपनी पत्नी को मन के भेद बताते हैं। उनका चरित्र भी बेदाग होता है। इतना कहने से ही सौरभ भड़क जाता। कई रातें घर से गायब हो जाता। घर वाले कहते कुल्लू मनाली गया है दोस्तों के साथ। वे उसकी तरफदारी करते। मैं ये नहीं पूछ सकती थी कि वो कितना कमाता है और कैसे खर्च करता है। वो कहता ये मेरा सरोकार नहीं। उसका मानना था कि घर में औरत को पति से ज़्यादा समझदार नहीं होना चाहिए। उसे घर के फर्नीचर का एक शालीन और ज़रूरी हिस्सा बनना चाहिए, मात्र शो पीस। उसे स्वामी भक्त, आज्ञाकारी और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। मैं चाहता था कि औरत सदैव अपने पति की सभी कार्यवाहियों का समर्थन करे। वो हमेशा शांत स्वभाव, व्यवहार कुशल और दक्ष सुघड़ हो। पुरुष औरतों की इन्हीं निष्ठाओं को अपने अहम का ज़रूरी सहारा मानते हैं। फिर कुछ और बातें भी थी जिनके कारण हमारे बीच तनातनी बढ़ रही थी। वो अपनी बड़ी भाभी के पूरी तरह वश में था। उससे सौरभ के अंतरंग संबंधों का मुझे पता चल चुका था, मगर सौरभ अब भी इस पर विराम लगाना नहीं चाहता था। बाकी घर के सदस्यों को भी उसका अनुमोदन प्राप्त था। कारण एक ही था, सौरभ का बड़ा भाई जिस बिजनेस को संभाल रहा था उसमें सारी पूंजी सौरभ की ही लगी हुई थी। सौरभ से मैं सिर्फ रात के समय ही बहस कर सकती थी। रात में ही मैं उससे उलझती। शाम को वो गोल्फ खेलने चला जाता, सुबह लेट उठता और फिर अपनी माँ या भाभी के कमरे में बैठा रहता। रात नशे के आलम में मेरे पास आता। ऐसे में मैं उसे धिक्कार नहीं सकती थी। फिर तो मुझे छोड़ने का उसे मौका ही मिल जाता। वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। मेरा खर्च भी उसने बढ़ा दिया था। मुझे हर पहली तारीख 40,000 रुपये मिल जाते। ऐसे में मैं खुलकर उसका विरोध न कर पाती थी। डर था कि वो मेरा खर्च ही ना बंद कर दे। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो शुरू तो होती मगर कभी ख़त्म नहीं होती। एक बार बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। मैं ज़िद पर अड़ गई। मैंने सोचा कि आज फैसला कर ही लूँ। मैंने पूछा, मुझे शादी से पहले का हिसाब मत दो, मुझे कल तक का हिसाब भी मत दो, मगर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। आज से मुझे पता होना चाहिए कि मेरा पति कितना कमाता है। कल बच्चे बड़े होंगे, खर्च बढ़ेगा, फिर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। यहाँ की सारी जायदाद तो तुम्हारे पिताजी के नाम है। मुझसे इंसाफ कौन करेगा। सौरभ बात टाल कर कहता, देखो रानी, घर में मैं ही सबसे ज़्यादा कमाता हूँ। भाई की फैमिली की भी मेरी जिम्मेदारी है। वो कहती, पिछले 10 सालों से हमारी शादी के बाद तुमने करोड़ों कमाए हैं और जो भी ज़मीन जायदाद या दुकान खरीदी गई उसमें तुम्हारा नाम तक नहीं। तुम्हें बिजनेस की ABC नहीं मालूम। तुमसे बहस करना फिजूल है। बच्चे कितने महंगे स्कूलों में जा रहे हैं, कल तुम्हें कुछ हो गया तो उन्हें कैसे पालूंगी। मैंने अपना करोड़ों का बीमा करवाया है। मेरे पास कोई कागज़ पत्र नहीं है उनके, मैं क्या जानूँ। मुझ पर यकीन नहीं है तुम्हें। मेरे घर का खर्च अब 50,000 महीना हो गया है। बच्चों की फ़ीस, ट्यूशन, बिजली और खाना पीना। ठीक है, अब से तुम्हारा महीने का खर्च 50,000 रुपये कर देता हूँ। मुझे तुम्हारे बैंक की चेक बुक से पेमेंट चाहिए और पासबुक मेरे पास है। ये तुम्हारी सरदर्दी नहीं है। तुम्हें हर महीने की पहली तारीख को घर बैठे कैश मिलता रहेगा। पत्नी को पता होना चाहिए कि उसका पति कितना कमाता है। मैं साल में 30 लाख कमाता हूँ और 24 लाख तुम खुद पर खर्च करते हो। मैंने बताया ना, हम फार्म हाउस बना रहे हैं। ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारे भाई भाभी का है। मुझे पागल समझ रखा है क्या। तुम पागल कहाँ हो, तुम तो सबके बाप हो। अपनी छुट्टी में मेरी आंखों के सामने लाखों रुपए लुटाकर और बताते हो कि मैं कितना कमाता हूँ। शिप पर पता नहीं क्या क्या करते हो। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें भाभी के साथ कार में देखा है और उसे किस करते हुए देखा है। जब शिप पर जाते हो तो कंडोम के ढेरों पैकेट डाल कर ले जाते हो।
तुम क्रेजी हो गई हो, तुम्हारी मानसिकता तो वही रही ना, लोअर मिडिल क्लास वाली। यहाँ कुछ दिन शांति से रहने नहीं देती मुझे, तभी तो मुझे ओवर ड्रिंक करना पड़ता है तुम्हारे ताने हजम करने के लिए। बहुत हो गया अब तक, अब मैं तुम्हारी तानाशाही बिल्कुल नहीं चलने दूंगी। तुम रोकोगी मुझे? 3 लाख महीना कमाने वाले को सारा खर्च बंद करके तुम्हारे पेंशनर बाप के पास भेज दूंगा तुम्हें। यहाँ आने को तरस जाओगी। हाँ हाँ, मुझे हिसाब चाहिए एक एक पाई का। अच्छा, मैं देता हूँ तुम्हें हिसाब। उसने मुझे कस कर चांटा मारा। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। आज तक उसने मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी उसे गालियाँ दी, खूब लानत मलामत की। जितनी कड़वी बातें उससे कह सकती थी मैंने कही हैं। गुस्से में आदमी लिहाज नहीं करता। अब तक जितने भी दंश मैंने सहे थे उन सब का बदला मैंने उसे गंदी गालियाँ देकर लिया। उसकी भाभी से उसका कार में किस करना, उसकी जवानी के लफंडरपन के किस्से, जिसमें शिप पर पार्टी के दौरान वो विदेशी लड़कियों के साथ नाचा गाया था, सोया था, और उसके शराब नोशी और औरतबाजी के हर गलत सही दोष को मैंने उसे ताने उलाहने दिए। उसके बाप की अशपरस्ती और उसके भाई के नामा धोने के तंज दिए कि सुनकर वो ऐसे तिल मिला गया जैसे कि गर्म टीन की छत पर बिल्ली तड़पती है। उसकी आंखों से तो अंगारे बरसने लगे। वो गुस्से में पागल हो गया। उसने पहले गालियों की बौछार शुरू करी। मेरे माँ बाप को कोसा, मुझ पर कई तरह के लांछन लगाए जो उसकी भाभी ने मेरे खिलाफ उसके कच्चे कानों में भरे थे। मेरी फिजूल खर्ची को लेकर मुझे डफर और अनपढ़ गंवार कहा। अपने अपने कटु शब्दों के पहने वाणों से हमने एक दूसरे पर खूब जहर उगला। चीखने चिल्लाने से उसका गला दुखने लगा तो वह हिंसा पर उतर आया। लातों और घूसों से उसने मुझे जानवरों की तरह पीटा। फिर उसने मेरा गला घोटने की कोशिश की। चिल्ला चिल्ला कर मैं थक गई। वो ऊंची आवाज़ में मुझ पर चिल्ला रहा था। मेरे बेडरूम के बाहर घर के सदस्य जमा हो गए थे। वे सांस रोक के सारा तमाशा देख रहे थे। सब खुश हो रहे थे कि आज इस रानी का पत्ता साफ हो गया। कितने अरसे से वे इस फिराक में थे कि हम मियाँ बीबी की लड़ाई भड़के और वे पुनः घर की कमान संभाले, मगर मैं ही सारा अपमान हर बार पी जाती थी और हमारा युद्ध विराम हो जाता था। किसी ने आकर सौरभ का हाथ नहीं पकड़ा, मेरा बचाव करने की पहल नहीं की। शायद वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। मेरे पतन से उन्हें फ़ायदा ही फ़ायदा था। मुझसे उन्हें क्या हमदर्दी हो सकती थी? वे तो पैसे के मीत थे। सौरभ उनकी मुंह मांगी मुरादें जो पूरी करता था। मैं बुरी तरह रो रही थी, चीख चिल्ला रही थी। सौरभ और भी फुफकार रहा था। इस बार उसने मेरे बाल पकड़कर घसीटा और चुप रहने को कहा। अब मैं चुप कैसे हो सकती थी? उसने टीवी चलाकर उसकी आवाज़ बहुत ऊंची कर दी। उसके इस वहशी बर्ताव पर मैं हैरान थी, दुखी थी, खौफजदा थी। उसने मुझे पीटा और मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं किस तरह कहती? उस दिन मेरे बेडरूम से निकल गया और फिर नहीं लौटा। सारी रात मैं सोचती रही, अब मेरा क्या होगा? क्या मुझे कोई नौकरी देगा? मायके जाकर मैं इन बच्चों को कैसे पालूंगी? क्या सौरभ मेरा खर्च बंद कर देगा? अब एक बार उसने मुझ पर हाथ उठाया तो क्या मुझे बार बार पिटना होगा? अपने आत्मा को इस तरह कुचल कर सारी उम्र अपनी काम वाली बाइयों की तरह निर्लज की जिंदगी जीनी होगी जिनके जहर शराबी पति हर रोज़ उन्हें पीटते हैं। अब मैं रानी नहीं, एक नौकरानी से भी कई गुजरी बन गई थी। मेरा कद एक रात में बहुत छोटा हो गया था। यदि कोई रेखा छोटी करनी हो तो उसे बिना काटे उसके बगल में एक लंबी रेखा खींच देने से ये काम आसानी से हो जाता है। गौरव ने मुझे जैसे ज़मीन पर पटक दिया था। घर के दोयम दर्जे के लोगों को सारे अधिकार मिल गए थे। वो उन्हीं से बतियाता, हंसता, खेलता, उनके साथ खाता और वहीं सो जाता। अब वो शायद भाभी के बेडरूम में ही सोता था। सौरभ की 15 दिन की छुट्टी अभी पड़ी थी। इस दौरान हमारा आमना सामना नहीं हुआ। मैं बार बार पिटने को तैयार नहीं थी। हम दोनों अजनबियों की तरह एक ही घर में रहे। घर में कई कमरे थे। वो मेरे बेडरूम में नहीं आया। भाभी ने भी मुझसे बोलना छोड़ दिया। उनके तो पौ बारह हो गए। सोने का अंडा देने वाली मुर्गियाँ पूरी तरह उनके कब्जे में आ चुकी थी। इधर मैं पागल अपने अभिमान में तनी बैठी थी। मैं सौरभ से माफ़ी क्यों मांगूं? एक बार झुक गई तो फिर सारी उम्र जूते खाते गुजरेगी। इसी बीच पहली तारीख आई। सौरभ ने बड़े भाई के हाथों लिफाफा भिजवाया। पूरे 50,000 रुपये थे। मैंने समझा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। शिप पर जाने से पहले सौरभ और मेरी बातचीत शुरू हो जाएगी, मगर अब सब कुछ उल्टा होने लगा। भाभी सरेआम सौरभ के साथ मार्केट जाती, हंसती खेलती, और मैं ही रह गई थी खपने कुड़ने के लिए। जिस स्त्री के मन में प्रेम के लिए उत्साह ना हो, उसे किसी से भला ईर्ष्या व जलन भी क्या होगी? आदमी वही देखता है जो देखना चाहता है। मनुष्य अपने सरल इच्छाओं और आसान ज़रूरतों के अनुसार सिद्धांतों की रचना कर लेता है। हम एक दूसरे को झुकाने पर तुले रहे। सारा घर उनके साथ था। उसे इतनी टेंशन नहीं थी। फिर करोड़ों रुपए उसके पास थे। वो चाहे जिस मर्जी औरत को हासिल कर सकता था। मेरे सामने क्यों झुके वो?
मुझे वो बिना बताए और मिले बगैर ही सौरभ शिप पर चला गया। वहाँ से वो अपने भाई को निर्देश देता, वो मेरा खर्च का लिफाफा हर पहली तारीख को थमा जाता। इससे अधिक अपमानित बात मेरे लिए और क्या थी? क्या था मेरे पति की कमाई का ये तुच्छ हिस्सा मुझे ऐसे दिया जाता था जैसे मैं उस घर में बच्चों की गवर्नेंस हूँ। घर में कोई आदमी मुझसे बात नहीं करता। मैं उनके खर्च में कटौती की मांग करती जो थी। सौरभ था तो ये लोग फिर भी औपचारिकतावश बात कर लेते थे, मगर अब सबने मुंह फेर लिया था। मेरी ज़िंदगी का वो सबसे ख़राब पीरियड था। मेरा पति था मगर मैं उसे अपना नहीं कह सकती थी। वो इतना निष्ठुर हो गया था कि अपनी छोटी बेटी बेटी अक्षिता से भी बात नहीं करता था। हम दुश्मन की तरह नफरत पाले विरोधी खेमे में प्रतिकार और द्वेष के हथियार लिए बैठे थे। एक दूसरे से आत्मसमर्पण करवाना ही अब हमारा लक्ष्य बन गया था। और यहीं से सौरभ के खिलाफ विद्रोह का पहला बीज मेरे मन में अंकुरित हुआ था। ये तो तय था कि मैंने उसकी गुलामी नहीं करनी और उसकी मार नहीं खानी, मगर मैं आशंकाओं से घिरी हुई थी कि अब आगे मैं क्या करूँगी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था और मैं कोई ठोस निर्णय नहीं कर पा रही थी। मैं डरी हुई थी, मैं उसकी स्कीम का कभी हिस्सा नहीं रही थी। वो खर्चा देता था तो मैं उस घर में अपने दिन पूरे कर रही थी। मैं भूखी, नंगी और तमाम तरह की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। घर के अहम कमाऊ सदस्य की बीवी होने के नाते मुझे बोलने की पूरी आज़ादी थी, मगर मेरे पास असरदार व तर्क करने वाली आवाज़ नहीं थी। मुझ में आत्मविश्वास की कमी थी और मेरे पास कोई कारगर विकल्प नहीं थे। मैं अपने पति की तानाशाही रवैये के सामने पहले दिन से ही डरी हुई थी। मैं उसके पिता, भाई और भाभी से आतंकित थी। अब इस बड़े युद्ध के बाद मैं इस डर से आज़ादी चाहती थी और मैं विश्वास के ठोस धरातल पर खड़ा होना चाहती थी। मैं जानती थी मैं क्या हूँ, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मैं क्या हूँ और क्या कर सकती थी। मैं अपनी उत्सुकता को उपयोगी विषयों की तरफ मोड़ना चाहती थी और उन नियमों और सुविधाओं के बारे में सोच रही थी जो कुदरत ने मुझे बख्शी थी। मगर इस पुरुष शोषित समाज ने मुझसे वे सारी नियमतें खसोट ली थी। मैं पैदा तो अपने पुरुष की साथिन के रूप में हुई थी, मगर अब उसकी गुलाम और उस पर आश्रिता बन गई थी और अब उसकी शोषिता थी। वो कभी भी मुझे केश से पकड़कर खींचकर घर से बाहर धक्का दे सकता था। कोई मान्यता, कानून या रिवाज मुझे आश्रय नहीं दे सकते थे। यहाँ से भागकर मायके चली जाती तो मेरे माता पिता का यही कहना होता, जहाँ तेरी डोली उतरी थी अब वहीं से तेरी अर्थी उठेगी। ये कमज़ोर व पिछड़े लोगों का आसान और हारा हुआ तर्क ही तो है। वे मेरी लड़ाई से खुद को बचाना चाहते हैं। मेरे पास कार थी, ड्राइवर था, बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते थे, घर में काम वालियाँ थीं, सो कोई काम करने की दिक्कत नहीं थी। बच्चे स्कूल से आते तो घर पर ही ट्यूशन पढ़ाने टीचर आ जाते। मुझे कोई सरदर्दी नहीं थी सिवाय अपने पति की बेवफाई और बेरुखी की। मेरे पास समय ही समय था और बातें ही बातें थीं। सच तो ये था कि खुद से बातें करते करते मैं थक चुकी थी। शाम घिरती तो मैं अंधेरे बंद कमरे में कुर्सी डालकर बैठ जाती। मेरी उदासी और टूटन मुझे घेर लेती। अब तो मुझे सौरभ की छुट्टी आने का इंतजार था। मैं थकी, बोर, बेकार और नीरस जिंदगी का अगला मोड़ न जाने कितनी दूर था। मैं घर के उदास कोने में बैठी रहती, अपने और सौरभ के बीच बढ़ती खाई के बारे में सोच सोच कर हलकान होती रहती। बच्चों की खातिर हम वो नाता तोड़ भी नहीं सकते थे। लोग कहते हैं कि बच्चे पति पत्नी के बीच पुल का काम करते हैं। क्या वो परेशान नहीं होता होगा? उसकी आदत जानती थी मैं। रोज़ शराब पीकर मस्त रहता होगा या कोई औरत साथ रख ली होगी। लोगों को कह दिया होगा कि बीवी है। बच्चे पूछते कि पापा का फ़ोन क्यों नहीं आता, तो पहले मैं बहाना लगा देती कि वो वहाँ है जहाँ से फ़ोन नहीं हो सकता। मगर अब तो मैंने उन्हें साफ बता दिया था कि उनके पापा बहुत गंदे आदमी हैं जो किसी अन्य औरत के साथ रहते हैं। अब तो मेरे बच्चों को दादा दादी व ताऊ ताई से भी नफरत हो गई थी। मुझे आशा थी जल्दी ही सौरभ वापस मेरे पास आ जाएगा। वो गलत था, मगर मैं तो अपनी जगह पर सही थी। भगवान इतना कहर नहीं बरसा सकता था। तभी एक दिन मेरी पुरानी क्लास फेलो रीटा मुझे बाज़ार में मिल गई। हम दोनों में खूब गहरी दोस्ती थी, मगर मेरी शादी के बाद उससे मिलना नहीं हो सका था। उसके पति पुलिस अफसर थे और इसी साल शहर में उनकी तैनाती हुई थी। रीटा मुझे अपने घर ले गई। कुछ दिनों बाद होटल की किट्टी पार्टी में उसने मुझे भी बुलाया। धीरे धीरे मेरा सोशल सर्कल बढ़ने लगा। कुछ और हंसमुख व हाई फाई लेडीज से मेरी जान पहचान हुई। सौरभ का दर्द कुछ कुछ भूलने लगी थी। मुझे ये असंतोष सहेज कर रख लेना चाहिए, क्योंकि सुखी जीवन की मांग की ये पहली सुगबुगाहट थी जो मैं अपने होठों पर ला रही थी। हम एक दूसरे के साथ दिल खोलकर बातें करती, एक दूसरे को मन के भेद बताती तथा अपने इस संताप से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढने की कोशिश करती। सौरभ को गए साल हो चुका था। वो किसी भी समय आ सकता था। जब मैं सहेलियों के साथ बाहर जाने लगी तो एक बार फिर
जीवन के प्रति मेरी रुचि बढ़ने लगी। मैंने नए फैशन के कपड़े डालने शुरू कर दिए, ब्यूटी पार्लर जाने लगी। रीटा के घर तो हर सप्ताह चली जाती, कभी वो मेरे घर आ जाती। सौरभ को गए 1.25 साल हो गया था। तब मेरा मार्ग था ठनका, कहीं वो मुंबई से ही वापस तो नहीं चला गया। मैंने आसपास छानबीन की, कोई भी कंपनी नेवी अफसरों को लगातार 1 साल से ज़्यादा के समझौते पर नहीं रखती। 1-2 नेवी अफसरों की बीवियों से ही मैंने पूछताछ की। सौरभ का झूठ अंततः मेरे सामने खुल ही गया। मैंने उसकी कंपनी को फ़ोन किया, पता चला कि उसने 2 महीने की छुट्टी भारत में रहकर काटी है। एक नेवी अफसर की बीवी ने मुंबई में अपनी बहन से सारा पता करवा दिया। सौरभ का एक दूसरा लफंडा दोस्त भी उसके साथ था। सौरभ की भाभी वहाँ 1 महीना उसके साथ होटल में रही। इससे भयावह खबर मेरे लिए और क्या हो सकती थी। कई दिन मैं घर से बाहर नहीं निकली। रीटा को सब बताना पड़ा। उसने कहा, ऐसे शराबी और बेवफा के लिए मैं अपनी जवानी होम करने में क्यों तुली हूँ। अब मैंने सौरभ से बदला लेने का मन बना लिया। मेरे आसपास सारी सोसाइटी एकदम आधुनिक और बिंदास थी। एक मैं ही थी जो जली बुझी और पुरातन पंथी जलकुकड़ी थी। अगर मुझसे टूटकर सौरभ खुशी जीवन जी सकता है तो मैं पीछे क्यों रहूँ। मैं भी कोई पार्टनर ढूंढ सकती हूँ। मेरे रुझान में भी बदलाव आने लगा। बस सौरभ के बराबर होना है हर चीज़ में, चाहे वो अनैतिकता ही क्यों ना हो। अब किसके लिए अपना शरीर बचा के रखना है। बच्चों के पास अब मेरे लिए समय नहीं था। रीटा के घर मुझे देर शाम हो जाती, वहाँ हंस खेल कर वक्त गुजर रहा था, मगर मन ही मन अब मैं गिरने को तैयार बैठी थी। अब सौरभ के सामने हथियार नहीं डालने थे मुझे। कानूनी दाव पेच मुझे सब आ गए थे। सौरभ मेरा खर्चा बंद नहीं कर सकता था। मैं अपनी सेक्स की भूख पूरा करने की फिराक में नहीं थी। सेक्स में तो बहुत पहले मेरी रुचि नहीं रह गई थी। मुझे तो सौरभ को मज़ा चखाना था। जिसका उसने तिरस्कार किया वो इतनी गए गुजरी नहीं है कि कोई स्टेट्स का आदमी उसे प्यार नहीं दे सकता। बस एक बार मैं सौरभ के सामने उस आदमी की बाहों में दिखाना चाहती थी खुद को। जब से मैं रीटा के पति अशोक से मिली थी तभी से उसका व्यक्तित्व तो मुझे बहुत भा गया था। अपनी सहेली के पति को ख़राब करने का मेरा कोई मंशा नहीं थी, मगर क्या करूं, एक वही था जो मुझे सबसे आसान शिकार लगता था। मैंने उसे अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। ये काम इतना आसान नहीं था मेरे लिए। वो मुझसे काफ़ी घुल मिल गया था और फिर रीटा को मुझ पर शक भी हो सकता था। मैंने जानबूझकर अशोक से जब तक फ़ोन करना शुरू किया जबकि मुझे पता होता था कि रीटा घर पे नहीं है। अपनी गाड़ी का ख़राब होने का बहाना बनाकर अब मैं अशोक को बहुत बार बुलाने लगी थी कि वो मुझे किटी वाले स्थान पर छोड़ाए। कभी बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अशोक को ले जाती और कभी बैंक के किसी काम के लिए। उससे रोमांटिक बातें करने लगी। औरत चाहे तो फिर आदमी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बीच बीच में मैंने चेक कर लिया था कि अब शिकार मेरी पूरी गिरफ्त में है। जल्दी ही अपने मिशन की तरफ बढ़ने में मुझे रास्ता दिखाई दिया। हम किटी फ्रेंड्स ने इस बार क्रिसमस मनाने के लिए रीटा के घर में ही इंतज़ाम कर रखा था। मैं जानबूझकर टैक्सी करके रीता के घर आई थी ताकि देर रात वापसी में अशोक को कहूँ कि वो अपनी कार में मुझे घर छोड़ाए। काफ़ी देर तक हमने तंबोला खेला, गंदे जोक सुनाए व गाने सुने। केक कटने के बाद हमारी हैरानी की सीमा न रही जब रीता ने शैम्पेन की बोतल निकाली। संयोगवश उस दिन उनकी शादी की सालगिरह थी। हमें शुरू में शैम्पेन लेने में झिझक हो रही थी, मगर जब पहला पैक पिया तो फिर दिमाग में सुरूर छाने लगा। जानबूझकर मैंने कुछ ज़्यादा ही गटक ली। मेरे दिमाग में शैतान उत्पात मचा रहा था। अशोक मुझे अपनी कार में घर छोड़ने जा रहा था। रास्ते में हर तरफ लोग क्रिसमस बहुत उल्लास से मना रहे थे। होटलों में खूब चहल पहल थी। नशा मेरे दिलो दिमाग पर पूरी तरह छाया हुआ था। मेरे हौसले और भी बढ़ गए थे। मैंने अशोक का हाथ थामते हुए रोमांटिक अंदाज में कहा, तुम तो यार इतनी तेज़ कार चला रहे हो मानो मैं एक बोझ हूँ जिसे तुम जल्दी से मेरे घर पर उतारना चाहते हो। अशोक ने कार सड़क के एक तरफ रोक दी। हम दोनों आलिंगनबद्ध हो गए। उस रात ने मेरे मन में फंसे सारे विकार धो दिए। अब तक मैं ये मानती थी कि एक औरत सिर्फ अपने पति की ही होती है, मगर अब मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। एक आवारा लंपट पति जो अपनी पत्नी का सही महत्व नहीं सब पहचानता, उसके मान सम्मान को ठोकर लगाता है, उसके लिए सती सावित्री बनना कहाँ की समझदारी है। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं उससे बदला लेने पर उतारू हो गई और उसकी वफादार पत्नी नहीं रही। धोखा देने की ये चालें मैंने उससे ही सीखी थी। मैं सोचने लगी कि मैं उससे पीछे क्यों रहूं, मेरे पास तो ज़्यादा मौके हैं, आज़ादी है और समय है। फिर मैंने ही सौरभ को फ़ोन करके सॉरी कहा। झूठ मूठ कहने में भला क्या जाता है। इस बार जब वो छुट्टी में आया तो पहली रात में ही मेरा गुलाम बन गया। अब मुझे सारे तरीके पता जो चल गए थे उसे रिझाने के। हर बार मिलन के बदले में वो मुझे कीमती से कीमती उपहार खरीद कर देता
उसकी छुट्टी ख़त्म होने के बाद अपने पुरुष दोस्तों से मेरी मौज मस्ती खूब मज़े की रहती। मुझे सिर्फ एक ही अफसोस व अपराध बोध सालता रहता है। सौरभ ने अंततः मुझे अपने जैसा ही बना दिया, पतित, धूर्त और दोगला। तो ये थी आज की कहानी, मेरे साजन है उस पार। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।